सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का एक पोटेंशियल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, पढ़ाई चल रही है। कोरोना काल के अंदर आराम से घर पे जीवन व्यतीत कर रहे हो, अच्छा लग रहा होगा। काफ़ी समस्याएं आती है ना, देखो जब हम लोग बाहर घूमते रहते हैं इधर उधर तो हमें पता नहीं चलता। अभी आपको पता चला टाइम भी मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं, सर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। सर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, कहीं क्या ये करना पड़ता है। अब टाइम बहुत है, टाइम तो वही है, वही 24 घंटे हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सूरत ने और बढ़ा दिया कि कोरोना चल रहा है लो 1 घंटे का गिफ्ट ले लो, 25 घंटे का दिन कर देते। टाइम वही है, लेकिन अब जो है उसी टाइम के लिए हमारे पास दूसरी गतिविधियां बंद हो गई है। अब एक ही गतिविधि है कि घर पे रहो, घर का काम करो या पढ़ाई करो। अब घर का काम करने में हम लोग कितने सहायक थे आपको बताइए। घर का काम करने में हमारे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास ऑप्शन है बढ़िया, और इसमें आप सब्जेक्ट को तैयार करो, काम में आएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये कोरोना काल निकलते ही चाहे तीसरी लहर आए चाहे चौथी लहर आए, लेकिन वैकेंसी बम्पर आएगी। इतनी वैकेंसी आएगी कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो सेट हो जाएंगे। क्यों आएंगी? दोनों चीज मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का भी 3 साल पूरा होने वाला है, लास्ट में चलेगी, वैकेंसीज को पूरा करवाएगी, नई वैकेंसियां देंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट 2023 में आप लोग इलेक्शन होने हैं, तो 2022 आ जाएगा, 21 तो पूरा हो जाएगा कोरोना काल खत्म होते होते। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वैकेंसी आएंगी, और पिछले 2 साल की वैकेंसियां भी पड़ी हैं, एग्जाम नहीं हुई उनकी, पोस्टिंग नहीं हुई है, कोर्ट में चल रही, कुछ भी होगा। एक और चीज, कोरोना काल के अंदर वैसे भी वैकेंसी अपने आप बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि चाहे चिकित्सा विभाग में हो चाहे अन्य ऑफिसों के अंदर हो, बहुत सारे लोग बीमार हो गए, कुछ लोग धरती से पलायन भी कर गए, और भी बहुत सारी समस्याएं हुई। ठीक है, ऐसी स्थिति में काम को वापस सुचारू रूप से लाने के लिए आने वाले 2 साल के अंदर वैकेंसी तो आएगी। ठीक है, अब उस वैकेंसी में अपने में पोटेंशियल क्या है वो अपने को दिखाना है। और भाई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो है ना, वो 1 साल में नहीं होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप वो चलो 1 साल में भी नहीं होती है 1 साल में नहीं, 6 महीने में ही हो जाती है। लेकिन वो करने वाले पे डिपेंड करता है कि 6 महीने आप कैसे देते हो। अगर आप लोग 6 महीने बढ़िया से देते हो तो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी होती है, लेकिन हम लोग वो समय नहीं दे पाते। ठीक है, इसलिए हमारे को 1 साल से ज्यादा का समय चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमने सब्जेक्ट जो है वो काफी दिनों से छोड़ दिए हैं, पढ़ते नहीं है, और पढ़ते सब्जेक्ट यही कहता है कि मेरे को जितनी बार पुनरावृत्त किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, मैं उतनी अच्छी तरीके से आपके साथ रहूंगा। ठीक है, बचपन में गुरुजी ककड़े बुलाते थे ना, बार बार बुलाते थे, बार बार, आज तक याद है ना। तो पढ़ाई भी यही कहती है, ये सब्जेक्ट यही कहते हैं, भाई जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार याद होगा। अब आप एक बार पढ़ के बोले याद हो गया, फिर परीक्षा में क्वेश्चन है कंफ्यूज, ये होगा कि होगा क्यों, चारों सही लग रही। तो दिक्कत ये है कि अपन एक बार पढ़ करके आत्म संतुष्टि कर ली, हाँ पढ़ लिया मेरी बात है, नहीं चलने वाला। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सिलेबस को कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में उसके पुराने पेपर सोल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर सोल्व करने पड़ते हैं, जो नहीं आता उनको दोबारा देखना पड़ता है। अगर इतना ही आसान होता तो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर कई लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, सेलेक्ट चुनिंदा होते हैं। उनमें मैं भी हूं, मैं नहीं कहा मैं नहीं हूं, मैं भी हो सकता हूं उनके अंदर, लेकिन वही बंदा सेलेक्ट होता है जो सब्जेक्ट को बार बार पुनरावर्तित करता है, गौर से पढ़ता है। ठीक है, तो आपके पास पूरा समय है, आप अपने समय का सदुपयोग करें अगर अच्छा भविष्य व्यतीत करना है। अब तो सीख मिल गई होगी कोरोना में, तो कोरोना से पहले तो कुछ नहीं कर लेंगे, लेकिन अब कर लेंगे कि आगे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि मिटेगा नहीं 2050 तक, और 2050 तक अपने वैसे ज्यादा चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको जीवन अच्छा व्यतीत करना है तो क्यों ना ऐसे समय का सदुपयोग कर लो जिसके अंदर आप अपने जीवन के अंदर कुछ बन सको। ठीक है, देखते हैं, अपना टॉपिक चल रहा था विटामिन का, वर्गीकरण बता रहा था, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील उनकी बीमारियां बता दी। अब आ जाओ जल में घुलनशील विटामिन। कौन कौन से हैं भाई? 2 विटामिन जल में घुलनशील हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन जल में घुलनशील। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इनसे संबंधित पहले भी डिस्कस किए थे। ये ऐसे विटामिन हैं
जिनका शरीर में संग्रहण नहीं होता, इनका संग्रहण स्टोरेज नहीं होता है शरीर में, ठीक है। इनको आपको बॉडी में लेना ही पड़ेगा, इनको बॉडी में लेंगे, काम में जितना ना उतना काम में आएगा, उसके बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। किसके साथ? यूरिन के साथ होता है, ठीक है। अब देखो विटामिन बी, विटामिन बी के अंदर अनेक विटामिन को शामिल किया गया है, ठीक है। इसलिए इस विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, बी सर्विसर या बी जटिल भी कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आपको ये मिलेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन है, कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूं। देखो विटामिन बी के अंदर कौन कौन से विटामिन है। सबसे पहला विटामिन बी1, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसको थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन। विटामिन बी2, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी3, इसको नियासिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी4 नहीं है किताबों में, लेकिन मैंने पढ़ा है, बता देता हूं आप लोगों को, आपको मिल जाए शायद, कोलिन लिखा है इसका। हालांकि अपनी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब तक उनने नाम नहीं दिया है, लेकिन ये सर्च करने पर मिला है मुझे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में विटामिन बी5, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेंटाथेनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन बी6, जिसको पायरोडोक्सिन, ठीक है। विटामिन बी7 बायोटीन, जिसको विटामिन एच भी कह दिया जाता है। अगर मैं आपको इनके नाम की कहानी बताऊं ना, तो वो भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, करेंगे कभी मुलाकात उससे भी। तो उसके बाद देखो विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। विटामिन बी12 साइनोकोबालेमिन, ठीक है। और एक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखा जाता है इनोसिटोन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर शामिल किए जाते हैं, सारे नाम लिख दिए, ठीक है। आपको ये नाम यहाँ पर जो लिखेंगे रासायनिक नाम लिखेंगे, फिर मैं इनसे संबंधित बीमारियों के नाम भी वो लिखूंगा। देखो विटामिन बी1 थायमीन कहलाता है, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन कहलाता है, विटामिन बी3 नियासिन कहलाता है, विटामिन बी4 अभी सर्च करने पर ही मिला है, विटामिन बी5 पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 पायरोडोक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, विटामिन बी12 साइनोकोबालेमिन और इनोसिटोन। ये विटामिन बी के विभिन्न रूप हैं। इन सबको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना है इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। नंबर फर्स्ट विटामिन बी1 बेरीबेरी, इस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? बेरीबेरी, ठीक है। सोचिए नाम याद कैसे करोगे वो भी बता देंगे आपको। पहले तो प्रयास यही करना है कि आप पूरी स्टार्टिंग बनाओ, बार बार पढ़ो, याद हो जाए। फिर क्या याद करना है वो भी बताएंगे। दूसरा है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण जो बीमारी होती है, एक तो यही इसी के नाम से बनती है राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। मैं एक बीमारी बताऊंगा, पहले इनके कुछ लक्षण वो साथ साथ बता देता हूँ। पहले बीमारियों के नाम बताता हूँ। इसको एक नाम भी और लिखते हैं, इसको चिलोसिस भी लिखते हैं या किलोसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पेलिंग ये होती है। देखो नियासिन, इससे जो बीमारी होती है बहुत पूछा जाता है, ये पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इस पे आ जाओ विटामिन बी5 पर पेंटाथेनिक अम्ल, इससे होता है बर्निंग फिट सिंड्रोम,
बर्निंग फिट सिंड्रोम, ठीक है। पायरोडॉक्सिन और बायोटिन, इनसे संबंधित वैसे पर्टिकुलर कोई डिजीज का नाम नहीं दिया गया है। ये तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, त्वचा से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करते हैं। पर्टिकुलर कोई डिजीज आपको नहीं मिलेगी। इनसे संबंधित क्या क्या विकार आ सकते हैं वो आपको मैं भी डिस्कस कर दूंगा। फोलिक अम्ल और साइनोकोबालेटिन, इनसे संबंधित जो बीमारियां हैं, दो नाम आपको मिलेंगे। एक नाम मिलता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या इसको मैक्रोसिस्टिक एनीमिया कहते हैं। क्या होता है बताऊंगा अभी। ये जो साइनोकोबालेमिन है, इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है, ध्यान रखना, कोबाल्ट जिसको कहते हैं। पूछा जाता है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर पाया जाता है? विटामिन B12 में, जिसका महत्व बहुत है, अभी करेंगे डिस्कस। इससे जो बीमारी होती है वो है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया नामक बीमारी जो होती है वो किससे होती है? विटामिन B12 की कमी से होती है, ठीक है। और इनोसिडोल, इससे जो बीमारियां होती है त्वचा से संबंधित बीमारियां, क्या क्या होगा देखेंगे। ज्यादा मुख्य बीमारियां जो पूछी जाती है सिलेबस के अंदर वो यही बीमारियां, इन्हीं में से आपको दिया जाता है कि ये बीमारी किससे होती है। देखो सबसे पहले तो देखते हैं विटामिन B1, थायमिन, B1 लिखा है, ठीक है। बेरी, आपको ये इतना तो याद रह जाएगा कि B1 जो है सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इनके अंदर देखोगे थायमिन, ये थायमिन अगर आप अल्फाबेट के हिसाब से बैठाओ, अल्फाबेट के हिसाब से, तो ये थाय जो है इससे पहले आ रहा है। दिक्कत यहाँ होती है इन दोनों के अंदर, आप दोनों के जोड़े बना करके याद रखोगे कि ये है या ये है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले ये मिलेगा आपको, तो ये थायमिन से जो बीमारी होगी बेरी होगी। बेरी रोग के अंदर क्या होता है? अगर आप इस रोग में देखोगे, चित्र देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर व्यक्ति सूख जाता है, यानी उसकी मांसपेशियां कमजोर रहती है, परिसंचरण तंत्र कमजोर हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति को सूचनाओं का ज्ञान धीरे धीरे होना बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि अगर सही समय पर उसका उपचार नहीं किया गया तो काफी घातक भी हो सकता है, ठीक है। तो बेरी जो बीमारी है इसकी कमी से होती है, विटामिन B1 की कमी से होती है। रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। नंबर दूसरा B2, राइबोफ्लेविन। इस बीमारी का दूसरा नाम और है, वो मैं इधर लिख देता हूं, इससे तो बहुत आसानी से पकड़ में आती है इस नाम से, राइबोफ्लेविनोसिस। अगर राइबोफ्लेविनोसिस अगर लिखा हुआ मिले तो आसान रहेगा, क्योंकि राइबोफ्लेविन की कमी से होती है ये बीमारी, ठीक है। अब राइबोफ्लेविन किस काम में आता है? अगर पहले आपको मैं बताऊं बॉडी में किस काम में आता है, तो देखो आप लोगों ने कभी अगर ऐसे शब्द सुने हो बायोलॉजी के अंदर, FAD, FMN, ये अगर नाम सुने हो, तो ये जो पदार्थ या रासायनिक पदार्थ जो है जो कि काम में आते हैं ऊर्जा बनाने के दौरान, यानी आप लोगों ने श्वसन के अंदर पढ़ा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, ठीक है, ETH जिसको कहते हैं, वहां पर आपको ये FAD, भाई क्रेब्स चैप्टर में पढ़ा होगा, वहां पर भी FAD काम में आता है। तो इसको फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेविनो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये फ्लेविनो मोनोन्यूक्लियोटाइड है। तो ये फ्लेविन जो है वो कहां से बन रहा है? इसी से बन रहा है, यानी राइबोफ्लेविन से बनने वाले ये दोनों रासायनिक पदार्थ हैं। इनकी कमी से जो बीमारी होती है उसको राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं या चिलोसिस कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी के अंदर ये होता है, इसके अंदर हमारे जो ये होठ है इनके जो किनारे हैं वो फट जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें जो ये होठों के किनारे ये वाले भाग ये फटे हुए रहते हैं, अंदर तक जो है ये फटे हुए रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनके जो होठ है वो भी काफी ज्यादा फटे हुए रहते हैं, यानी होठों के अंदर जो है वो दरारें बहुत ज्यादा रहती है। इसी प्रकार से इनकी त्वचा जो है वो सूखी रहती है, ठीक है, त्वचा के अंदर से दरारें ज्यादा होती है। समझ में आ रही है चीज? तो ये जो बीमारी है राइबोफ्लेविनोसिस, ये बीमारी मुख्यतः किससे संबंधित है? ये त्वचा से संबंधित है। इसके अंदर डर्मेटाइटिस या केराटिनाइजेशन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि ये
आप ये समझ सकते हो कि इसके अंदर त्वचा जो फट जाती है, त्वचा पतली हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है, वो स्थिति इसमें राइबोफ्लेविनोसिस में। ठीक, उसके बाद में आओ विटामिन B3 नियासिन पेलिग्रा। ये जो डिजीज है काफी घातक होती है, बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको एक नाम और देते हैं 4D विटामिन। 4D विटामिन यानी जो B3 है उसको 4D विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि B3 यानी नियासिन, इसकी कमी से जो बीमारी होती है पेलिग्रा, उस पेलिग्रा के अंदर जो लक्षण है वो ये होते हैं। इसके अंदर एक तो डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस क्या है? डर्मेटाइटिस का मतलब अभी जो आपको बताया था त्वचा का सूखना, ठीक है, त्वचा का सूख जाना क्या है? डर्मेटाइटिस है। एक डायरिया है। डायरिया क्या है? डायरिया से मतलब ये उल्टी दस्त होता है, ठीक है, वो क्या है? डायरिया होता है। यानी पेलिग्रा की जो कंडीशन है उसमें डर्मेटाइटिस होता है, डायरिया होता है, डिमेंशिया होता है, ठीक है। यानी ये बीमारियां हैं, ये लक्षण है संबंधित, उनके आधार पर इसको 4D विटामिन कहा गया है। तो आप इसको सीधा सीधा ये याद रख लें कि विटामिन जो B3 है उसको 4D विटामिन भी कहा जाता है। इससे होने वाली बीमारी कौन सी? पेलिग्रा रोग है। पेलिग्रा रोग एक अत्यंत घातक बीमारी होती है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो काफी मुश्किल हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर तो होगा ही होगा, उसके अंदर त्वचा सूख जाएगी, ये वोमिटिंग वगैरह होंगी, उसको आप ये कह सकते हो कि सूचनाओं का ज्ञान कम होने लग जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा, कब्ज वगैरह की समस्या रहेगी, बेचैनी रहेगी, ये सारी स्थितियां जो इसके अंदर उत्पन्न होंगी। आगे देखो, यही आपको इधर भी मिलेंगे इन नीचे वाले दो के अंदर। अगला देखो पेंटाथेनिक एसिड यानी विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक अम्ल, ठीक है। और पेंटाथेनिक अम्ल से कौन सी बीमारी होगी? बर्निंग फिट सिंड्रोम। देखो इसके अंदर F है, फिट के अंदर भी F है ना, और पेंटा के अंदर P है, तो आप इसको सुन लो कि P यानी F। P को अगर थोड़ा सा खोल दें और ये है तो इसको खोलो तो F बन जाएगा ना, ठीक है। तो आप इसको याद रखो, P से होने वाली बीमारी है फिट, F से शुरू होता है लेकिन P से समझ लो, बर्निंग फिट सिंड्रोम। इस बीमारी के अंदर क्या होता है? कुछ लोगों को, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि उनके रात्रि के समय पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है, जलते हैं, ऐसा महसूस होता है उनको कि मेरे पैरों में जलन हो रही है रात के समय। दिन के समय महसूस नहीं होता क्योंकि दिन के समय तापमान बाहर का ज्यादा होता है, इसलिए उनको अपनी बॉडी की जो हीट है वो महसूस नहीं होती। लेकिन रात्रि के समय जो है इनके पैरों के अंदर काफी जलन होती है, क्रैम्प्स आते हैं, यानी जिनको आप क्या कह सकते हो, क्रैम्प्स समझते हो ना, जिनको बाइटा बोलते हैं, ऐठन आती है, बाइटा जिनको आप कह सकते हो, वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो बर्निंग फिट सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? व्यक्ति के हाथ पैरों के अंदर रात्रि के समय जलन महसूस होती है, ऐठन आती है, बाइटे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। पायरोडॉक्सिन और बायोटिन ये दोनों विटामिन जो है वो व्यक्ति के लिए, मेमोरी के लिए जरूरी है, याददाश्त के लिए, शरीर के तंत्रिका तंत्र के लिए, ठीक है, उनके लिए ज्यादा काम करते हैं, भोजन के पाचन के लिए उनके लिए भी अच्छा काम करते हैं। अगर इनकी कमी हुई तो इनसे संबंधित ये बीमारी उत्पन्न होती है। आगे आ जाओ, फोलिक एसिड और साइनोकोबालेमिन, इन दो विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है वो एनीमिया कहलाता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंदर आरबीसी की संख्या क्या होती है? कम होती है। आरबीसी की संख्या कम होने से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है रक्त में। हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम होना ही क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। देखो, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से क्या समस्या उत्पन्न होगी? इसकी मात्रा कम होने से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एनीमिया शब्द से हमेशा ये समझना है, एनीमिया किस कंडीशन को बताता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी। कितना हीमोग्लोबिन है परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे। एनीमिया का मतलब है हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम होना, ठीक है। तो ये देखो इधर फोलिक एसिड की कमी से क्या होगा? आरबीसी का निर्माण, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आपको बताया था बच्चों के अंदर यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणीय अवस्था में तो किसमें होती है? यकृत में होती है। एडल्ट में किसमें होती है? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में होती है, ठीक है। अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो के अंदर आरबीसी बनती है। इस आरबीसी के परिपक्व होने के लिए विटामिन B9 की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन B9 नहीं है तो आरबीसी सामान्य आकार की नहीं होती बल्कि बड़े आकार की हो जाती है। आरबीसी का बड़े आकार का होना ही क्या कहलाता है? मैक्रोसिस्टिक एनीमिया।
क्योंकि बड़े आकार की होने से ये जो आरबीसी है बोन मेरो से, ध्यान से सुन लेना, बोन मेरो के अंदर अस्थि मज्जा के अंदर जो है, अब अस्थि मज्जा क्या होता है ये भी बताना ना, बताऊंगा लेकिन आगे देखो, अस्थि मज्जा के अंदर बनने वाली आरबीसी अगर सामान्य आकार की होगी तो वो वहां से रक्त में आ जाती है और अपना काम कर लेती है। लेकिन अगर आकार बड़ा हो गया तो बोन मेरो से ये आरबीसी जो है रक्त में नहीं आ पाती, जिसके कारण रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो एनीमिया तो हो ही गया, ठीक है। अब बड़े आकार के आरबीसी के कारण हुआ, इसलिए नाम क्या दे दिया, मैक्रोसिस्टिक। मैक्रो का मतलब है बड़ा, यहाँ मेगा लिखा हुआ है, इसका मतलब भी बड़ा है। ब्लास्टिक का मतलब होता है कोई भी कोशिका अगर भ्रूणीय अवस्था में यानी अपरिपक्व अवस्था में तो उसके लिए ब्लास्टिक वर्ड आता है, यानी अपरिपक्व आरबीसी जो कि बड़े आकार की हो गई है वो रक्त में नहीं आ पाती, उसकी कमी के कारण जो बीमारी हो रही है उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। किसकी कमी से, विटामिन B9 की कमी से होती है। इसी प्रकार से विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये भी आरबीसी के परिपक्वन से ही संबंधित बीमारी है। इसके अंदर भी रक्त में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था अपना विटामिन बी के बारे में, समझ गए, ठीक है। देखो वाटर में घुलनशील अगला विटामिन, विटामिन सी, इसको क्या कहते हैं, इसको एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कोर्बिक अम्ल, ठीक है। ये जो विटामिन है वो हमें किससे प्राप्त होता है, ये हमें खट्टे फलों से। आप ये कह सकते हो कि ऐसे फल जिनके अंदर एसिड पाया जाता है, यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे मुख के अंदर जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों से रक्त का स्राव होता है। क्या होता है, रक्त का स्राव होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, रक्त का स्राव होता है। धीरे धीरे जो है ये स्थिति अगर बढ़ती गई तो वहां पर मवाद उत्पन्न होने लग जाती है, ठीक है। और मवाद उत्पन्न होने के साथ अगर ये स्थिति और बढ़ती गई तो कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन सी की कमी है तो उसके मुख के अंदर सड़न उत्पन्न ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। मैंने आपको बताया था विटामिन ई और विटामिन सी ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर बनने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जो नुकसानदायक होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ये काम करता है। वर्तमान समय के अंदर आप लोग ये देख रहे हो, ये कहा जाता है कोरोना काल में कि विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लिया जाए। उसका कारण यही है, एंटीऑक्सीडेंट है ये शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, नष्ट करता है, जिससे कि हमारी जो प्रतिरक्षा है, जो इम्यूनिटी है वो बढ़े। प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विटामिन सी का। क्यों, ये गुण पड़ेगा, ठीक है। जो बनने वाले हानिकारक पदार्थ है उनको नष्ट करने का शरीर के अंदर क्षमता ज्यादा उत्पन्न होगी, ठीक। तो आप लोगों को पता चल गया होगा विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, ठीक है। तो विटामिन सी अगर हम अच्छी तरीके से लेंगे, पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो हमें क्या नहीं होगा, स्कर्वी नहीं होगा। इसलिए इस विटामिन को प्रतिस्कर्वी विटामिन भी कहते हैं, एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं। स्कर्वी को उत्पन्न होने से रोकने वाला विटामिन भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो बता दिया खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला इसका प्रचुर मात्रा में अच्छा स्रोत है। अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो अगर आंवला दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। अगर ये नहीं है तो आप फिर और दूसरों में चयन कर सकते हैं जिनके अंदर आपको अगर खट्टा फल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे नींबू दिया हुआ है या संतरा दिया हुआ है, ठीक है, उनके अंदर भी अपने को क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, ठीक। तो विटामिन सी किस में मिलता है, इससे कौन सी बीमारी होती है, ये क्लियर। तो ये थे अपने डिफरेंट टाइप के विटामिन जो कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के विकार बीमारियां उत्पन्न होती हैं। समझ में आ गया होगा आपको, विटामिन के अंदर यही पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए पूछा तैयार होगा, ठीक है। जय हिंद।